ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पहले बात करें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर्टिकुलर केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5 द्वीप समूह का एक बड़ा समूह है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है ओशिनेशिया। कई जगह लिखा हुआ है ऑस्ट्रेनेशिया, ऑस्ट्रेसिया, कई जगह लिखा हुआ है ओशिनिया। यह सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से कहा जाता है ओशिनिया, ऑस्ट्रेनेशिया। ओशिनेशिया यह है क्या? तो देखिए ओशिनेशिया की बात करें तो इसमें 5 द्वीप समूह का एक समूह आता है। तो हमें ये क्लियर है कि ओशिनेशिया में कौन-कौन से पार्ट्स आते हैं। तो पहले हम उनकी बात करें कि ओशिनेशिया में कौन-कौन से पार्ट आते हैं और किन-किन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बात करें तो हम अलग-अलग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत एक पार्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट यह, इसको कहा जाता है मेलोनेशिया। यह पार्ट कहलाता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और यह पार्ट कहलाता है पॉलिनेशिया। इस तरह से यह 5 जो है अलग अलग द्वीप समूह का एक पूरा झुंड है जिसे हम जो है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारा जो सिलेबस में जो प्रश्न मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं वह पार्ट रहता है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेलोनेशिया। मेलोनेशिया को लेकर जो प्रश्न बनता है वह बनता है जो है न्यू गिनी या पपुआ न्यू गिनी के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसको लेकर कई प्रश्न बनता है। उसकी भी बात करेंगे कि क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेकर, उसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पॉलिनेशिया को लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में हम बात करेंगे सबसे पहले इसके राजनीतिक परिदृश्य की, यानी पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया क्या है और उसके बाद इसकी ज्योग्राफिकली प्रश्न हम लोगों से क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए हम पॉलिटिकली यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें मुख्य रूप से जो है 6 प्रांत है। पहला जो प्रांत है यह कहलाता है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भाग हम लोग कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है वह है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। दूसरा जो इसका भाग है या दूसरा इसका जो प्रांत है वह है न्यू साउथ वेल्स और इसकी जो राजधानी है वह है सिडनी, सिडनी। तीसरा जो भाग है वह है विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रांत और इसकी जो राजधानी है वह है मेलबर्न, मेलबर्न। चौथा इसका जो प्रमुख पार्ट है या प्रमुख कह सकते हैं वह है साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसकी जो राजधानी है वह है एडिलेड, एडिलेड। वहीं हम बात करेंगे अगला जो प्रांत है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और इसकी जो राजधानी है वह है पर्थ, पर्थ। और अगला जो है वह है हाँ आंटी, शादी भी इम्पोर्टेंट है। हाँ आंटी। नॉर्थर्न टेरिटरी, नॉर्थर्न टेरिटरी जिसकी राजधानी है, यह प्रमुख रूप से जो है यह ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख शहर है वह सब पूर्वी तट पर स्थित है। केवल एक ही प्रमुख शहर है पर्थ जो कि इसके पश्चिमी तट पर है। तो आप लोगों से यहां से जो प्रश्न बन सकता है वह बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है और पश्चिमी तट पर स्थित है पर्थ। बाकी शेष सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन या एडिलेड किसी भी प्रमुख शहर की बात करेंगे तो वह सभी शहर हम लोगों को जो है पूर्वी तट पर मिलते हैं। और यहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी स्थित है जो ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक राजधानी है जिसको बोलते हैं कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का एक पॉलिटिकली पार्ट है। कुछ यहाँ से इसकी हम एक और बात करते हैं कि यहाँ से कुछ और हम लोगों से एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कैप यार्ड और क्या प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करते हैं। यह जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके तीनों ओर जल है, इसको कहा जाता है कैप यार्ड। यह क्षेत्र कैप यार्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं यह भी एक प्रायद्वीप है जिसके तीनों ओर जो है जल है और यहाँ से जो एक प्रश्न आता है इसका नाम है अनरिमलैंड। यह दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। वहीं आपको एक यहाँ नीचे की और प्रायद्वीप और मिलेगा, इसको कहा जाता है आयर प्रायद्वीप। हमारा यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि आयर प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है या कैप यार्ड जो प्रायद्वीप स्थित है। तो इनको लेकर जो हमारा पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली एक प्रश्न बन सकता है कि किसी शहर को या किसी स्थान विशेष को लेकर हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप इसका जो है इसके साइड ले लीजिए। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ये था पॉलिटिकली मैप की, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकली मैप को लेकर भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बात आती है
ज्योग्राफी की। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है और ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को लेकर कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं हम पहले उनकी बात करेंगे, केवल ऑस्ट्रेलिया के बाहरी ज्योग्राफी को लेकर। उसके बाद कि इसमें क्या-क्या पूछा ज्योग्राफिकल में हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए, हम उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले जो है वह है उस महाद्वीप की क्या पर्टिकुलर विशेषता क्या है, जैसे उसके नाम को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर, उसकी आकृति को लेकर, यह हमारे लिए सबसे बड़ा जो है रहता है। दूसरा हम बात करेंगे कि वहां पर कौन से प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से घास के मैदान हैं, कौन से पठार हैं, कौन से ज्वालामुखी यदि वहां पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। वहां कौन-कौन सी झीलें हैं और उनकी क्या विशेषता है। जो भी विशेषता होगी वह हमारा एग्जाम में प्रश्न होता है, तो विशेषताओं को लेकर हम थोड़ा सा जो है ज्यादा रहेंगे। तो देखिए हम आगे शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल प्रश्न जो बनते हैं, ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की आकृति को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की आकृति को लेकर, यहां हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया की आकृति को लेकर जो सबसे पहला प्रश्न बनता है ऑस्ट्रेलिया की आकृति या उसकी विशेषता को लेकर, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो है महासागर है, एक और हिंद महासागर है तो दूसरी ओर आपको जो है प्रशांत महासागर मिलेगा और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है और कहा जाता है कि वह भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, वह भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, उस भूभाग को द्वीप कहा जाता है। वह भूखंड या वह भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, ये चारों ओर जल राशि है और इस जो भूखंड को है वह द्वीप कहा जाता है। तो यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बनती है, इसलिए हमारे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहला इसको द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। द्वीपीय महाद्वीप सबसे पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की आकृति स्थिति को लेकर जो प्रश्न बनता है वह बनता है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस महाद्वीप के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या हम कह सकते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के जो है मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा। तो यहां से भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रेखा या मकर रेखा किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है या किस महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा की संज्ञा देते हैं। तो दूसरी विशेषता यह है। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो है इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यह कई बार पूछा जाता है, प्यासी भूमि का देश, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है, तो देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कि जो भी भाग है पूर्वी भाग में जितनी भी मुख्य नदियां हैं या जो भी मुख्य शहरों पश्चिमी पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थलीय है। यदि हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर तो इसका पूरा भाग पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है जिसमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है जो कि शुष्क रहता है और केवल पूर्वी भाग है, इसी क्षेत्र में जो है बारिश होती है और इसलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। कि चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा होने के बावजूद भी इसका पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, इसे प्यासी भूमि के देश की संज्ञा दी जाती है। और ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में एज ए विशेषता के रूप में हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पूर्णतः दक्षिण जो है कह सकते हैं कि पूर्णतः कौन से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागर महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा और यह मकर रेखा और यह पूर्णतः भूमध्य रेखा यानी This summer want instant glow? Super light feel? Wait no more. महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से फिर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, तो वह मरुस्थल है वह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा है। आपकी बात सही है, कंगारू की भूमि, इसकी बात हम बाद में आगे करेंगे कि कंगारू की भूमि इसको क्यों कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। देखिए ये थी ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया को लेकर विशेषताओं को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक एक पार्ट्स को लेकर कि एक एक पार्ट्स में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्यतः प्रश्न वहां की नदियां, वहां के पर्वत, वहां के मरुस्थल और वहां के घास के मैदान है, उनको लेकर हमें प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। हम इनके साथ साथ उन सभी की बात करेंगे कि इसका संबंध विश्व के किन किन क्षेत्रों से और वहां से विश्व से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। आज एक आपका सही है कि जनसंख्या की दृष्टि से छठा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां जो है महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को लेकर कि क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की प्रमुख पर्वत कौन से। तो जब भी हमारे पर्वतों की बात आती है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो देखिए हम सबसे पहले बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। हमिंग बर्ड की भी बात करेंगे, हम सभी की बात करेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के उन क्षेत्र की बात करते हैं जिसके संबंध में ज्यादा प्रश्न पूछे गए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है यहाँ पर क्वींसलैंड से लगाकर तस्मान तक एक पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसके अलग अलग भाग है, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा। इस तरह से यह एक पूरी श्रृंखला है जिसको संयुक्त रूप से कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो एक ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूरी तट पर स्थित है। इसके चार भाग है, वो चार भाग कौन से, ऊपर वाला जो भाग है फर्स्ट भाग, जो फर्स्ट भाग है ये कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सेकंड भाग यह कहलाता है न्यू इंग्लैंड। तीसरा भाग है वह है ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स। और चौथा भाग है वह कहलाता है ऑस्ट्रेलियाई ऑल्पस। ऑल्पस मुख्य रूप से यूरोप में है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ऑल्पस है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे दक्षिणी भाग है जो कि क्वींसलैंड से लगाकर तस्मान तक ये पूरी इस तरह से फैली हुई है पूरी तट पर। तो इसलिए हमारा यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रेट डिवाइडिंग का भाग नहीं है, ये बन सकता है। दूसरा अभी न्यू इंग्लैंड को लेकर आरएस 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 4 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे थे। सबसे पहला नाम लिखा था उन्होंने रूर प्रदेश, सेकंड जो इसमें लिखा गया था वो लिखा गया था कांटो,
जापान का एक प्रदेश है। तीसरा लिखा गया था न्यू इंग्लैंड और उसके साथ लिखा गया था जापान। और चौथा लिखा गया था एक और अन्य प्रदेश और मैच करना था कि न्यू इंग्लैंड का संबंध किससे है। तो न्यू इंग्लैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जबकि जो है कांटो है वो जापान से। और रूर प्रदेश है ये कोयले का सबसे बिटुमिनस कोयले की सबसे बड़ी खान जो जर्मनी में है। तो हमारे यह क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है न्यू इंग्लैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और इसी के पास में ये जो है क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन भी है, जो एक बंदरगाह भी है। ब्रिस्बेन बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है। तो देखिए यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को जो प्रश्न बनते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वतों को लेकर कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं कि नवीन वलित पर्वत होते क्या हैं। तो देखिए नवीन वलित पर्वतों की यदि हम बात करें तो वे पर्वत जिनमें अभी भी उत्थान जारी है उनको हम बात करेंगे नवीन पर्वत कहते हैं। और विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत है, चाहे भारत में हिमालय की बात करें, दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो रॉकी पर्वत की बात, सॉरी एंडीज पर्वत की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो हम रॉकी पर्वत की बात करेंगे। वहीं हम यदि अफ्रीका में जाएंगे तो एटलस पर्वत की बात करेंगे, यूरोप में जाएंगे तो अल्पस पर्वत की बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में यदि हम जाते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें। ये सब नवीन पर्वत है। तो प्रश्न हमारा यहाँ से पूछा था, विशेष रूप से ये प्रश्न अरावली के संदर्भ में बहुत बार पूछा जाता है कि 4 पर्वतों के नाम लिखेगा, पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीनतम कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम है वो अरावली पर्वतमाला है। वहीं नवीन पर्वत की बात करेंगे तो विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत है वह नवीन पर्वत। दूसरा यहाँ से जो प्रश्न बनता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, वह बनता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो एक सबसे लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत फर्स्ट नंबर पे आता है एंडीज पर्वत, सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व में एंडीज पर्वतमाला। दूसरी जो आती है वह आती है रॉकी पर्वत, तीसरी है हिमालय, और चौथा है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज पर्वत या दक्षिण अमेरिका में है, वहीं रॉकी की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में है, वहीं हम हिमालय की बात करें तो यह एशिया में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहां से भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या विश्व की जो है 4 पर्वत श्रृंखलाएं देते उनका सही क्रम बताइए, लंबाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो लंबाई के अनुसार सही क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है। और तीसरा इसका जो प्रश्न बनता है वह बनता है इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको कोसी उसको कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और इसको कहा जाता है कोसी यूस्को, कोसी यूस्को, जो कि 2228 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला सॉरी चोटी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ये प्रश्न इस बार जो है सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोसी यूस्को का संबंध पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया से इसका सही उत्तर था। देखिए यह था एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को लेकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से एक और जो इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है उनकी भी बात करें तो आप इसके साथ ले लीजिए इसका, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक और जो है पर्वत श्रृंखला निकलती है जिसको कहा जाता है ग्रे माउंटेन, ग्रे माउंटेन। ग्रे माउंटेन यह भी डिवाइडिंग रेंज से एक अलग से पश्चिम की ओर जो है पर्वत श्रृंखला निकली हुई है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग का ही एक भाग माना जाता है। उसके बाद एक और जो प्रमुख पर्वत है वह है ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है, इसको कहते हैं मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। और इसी के उत्तर में एक और पर्वत है जिसको कहा जाता है रेनॉल्ड रेंज। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पर्वत है, रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, ग्रेट माउंटेन्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सी पाई जाती है। तो मध्य में पाई जाती है डोनाल्ड रेंज, सॉरी मैकडोनाल्ड रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती जो है पर्वत श्रृंखला है। और डोनाल्ड रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज के मध्य एक जो है झील पाई जाती है, इसका नाम है आयर झील, इसको कहा जाता है आयर झील। और यहां ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु, यानी सबसे गहरा भाग कौन सा है वो आयर झील, या निम्नतम बिंदु कौन सा है आयर झील। तो हमारा यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि आयर झील का संबंध किस महाद्वीप से है या किस देश से। तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनाल्ड रेंज और डोनाल्ड रेंज के बीच में पाई जाती है या स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरी झील या निम्नतम बिंदु कहा जाता है। इस तरह से और जो है यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ प्रमुख कौन कौन सी नदियां बहती। हम बात करते हैं यहाँ की मुख्य नदियों की, और नदियों को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो मुख्य रूप से एक ही नदी ज्यादा पूछी जाती है जिसका नाम भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, मुरे डार्लिंग का संबंध किस महाद्वीप से। तो देखिए मुरे डार्लिंग की बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रे माउंटेन के पास से एक जल की धारा निकलती है, और वहीं ब्लू माउंटेन से भी एक जल की धारा निकलती है, और संयुक्त रूप से यह इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है उसको कहा जाता है डार्लिंग, डार्लिंग नदी, और जो ब्लू माउंटेन से निकलती है इसको कहा जाता है मुरे नदी। और यह दोनों नदियां आगे जाके संयुक्त हो जाती है, और यह संयुक्त नदी जो कहलाती है मुरे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग। हमारा यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मुरे डार्लिंग नदी का संबंध किस महाद्वीप से है। तो मुरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कहा जा सकता है, और यह किस स्थान पर गिरती है। तो उस स्थान को कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी। यह जिस स्थान पर जो है गिरती है इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी।
ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि मुरे डार्लिंग नदी कहाँ जाके गिरती है या कहाँ समाप्त होती है, तो स्पेंसर की खाड़ी में जाके यह समाप्त होती है। और यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि मुरे और डार्लिंग ये दो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। मुरे और डार्लिंग नदियों के बीच में जो है एक उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है और उस उपजाऊ क्षेत्र को कहा जाता है रेवेरिना। रेवेरिना कई बार प्रश्न पूछा जाता है, रेवेरिना है तो रेवेरिना यह मुरे और डार्लिंग के मध्य एक जलोढ़ मृदा का उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा का उपजाऊ प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमारा प्रश्न ये भी बन सकता है कि रेवेरिना क्या है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, या ऑस्ट्रेलिया में जो है मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है रेवेरिना, जो कि मुरे और डार्लिंग नदियों के मध्य स्थित है। ये प्रश्न जैसे अभी एलडीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि गद्दर का मैदान किन दो नदियों का दोआब क्षेत्र है, तो वैसे हमारा भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेवेरिना का संबंध है किन दो नदियों से, क्योंकि रेवेरिना दो नदियों के बीच में डार्लिंग और मुरे, तो यह दो आब क्षेत्र भी है, दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है दोआब क्षेत्र, और रेवेरिना मुरे और डार्लिंग का दोआब क्षेत्र रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भी हमारा एक प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हम खानों की भी बात आगे करेंगे, पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल, एक एक पर्वत को लेंगे, उसके बाद हमने जो है नदियों को लेकर क्या नदियां हम लोगों से यहाँ से प्रश्न बन सकती है उनकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पठारों को लेकर, मरुस्थल को लेकर, और अंत में हम बात करेंगे खनिजों को लेकर, खनिजों के संबंध में क्या प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्नों की हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो है ज्योग्राफिकल आती है तो या तो ऑस्ट्रेलिया से पूछी जाती है, या अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वही यूरोप और उत्तरी अमेरिका की बात करें या हम एशिया की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस उनकी उतनी नहीं है जितनी इनकी है। कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए, और अपनी एक विशेष आकृति की वजह से इनकी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को लेकर काफी जो है अवॉइड करने की ज्योग्राफिकल मुख्य वहीं से आती है। यदि हम उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया की बात करें तो वहां के प्रश्न या तो झीलों या नदियों को लेकर पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र को लेकर प्रश्न बनते हैं जो हम लोगों जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ सर, डेल्टा और दोआब में अंतर होता है। डेल्टा होता है कि नदियों द्वारा जो महासागर में उसका निक्षेप जो होता है, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी का या जलोढ़ के निक्षेप को डेल्टा कहते हैं। जबकि दोआब होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि होती है। तो डेल्टा और दोआब क्षेत्र में अंतर होता है। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लाप्लाट का मैदान, लाप्लाट है तीन नदियों, दोआब क्षेत्र तीन नदियों के बीच की भूमि है। और वही हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं पंजाब, पांच नदियों के बीच की भूमि कहलाती है पंजाब। तो ये अंतर डेल्टा जो होता है, डेल्टा होता है वो जलोढ़ का निक्षेप होता है, क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित एक मैदान होता है। ये दोनों में अंतर होता है सर। तो देखिए बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करें और यहाँ कौन सी मुख्य नदियां हैं। यदि हमारी मुरे और डार्लिंग, इसके बाद एक और मुख्य नदी आ सकती है जिसको कहते हैं विक्टोरिया नदी। तो देखिए विक्टोरिया नदी कहां से निकलती है। विक्टोरिया नदी यह जो भाग है यह पूरा कहलाता है किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। हालांकि किम्बरले की खान जो है हीरे की सबसे बड़ी खान है, वो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है किम्बरले की खान, जबकि किम्बरले का पठार का संबंध है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ये दोनों में अंतर होता है कि कई बार हम केवल एक ही चीज को बोलते हैं, किम्बरले की खान अलग है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि किम्बरले जो पठार है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और इस किम्बरले के पठार से एक नदी निकलती है और उसको कहते हैं अपन विक्टोरिया नदी। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है, लेकिन कई बार पूछा जाता है विक्टोरिया नदी का संबंध कहां से, क्यों कि एक तो विक्टोरिया नदी है, एक विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है, और विक्टोरिया झील है। तो कई बार हम लोग जो है इसको भी लेके कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि विक्टोरिया झील का संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, यह किम्बरले के पठार से निकलती है और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। हालांकि पर्टिकुलर इसकी कोई विशेषता नहीं है, यह केवल किम्बरले के पठार से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया में जो है किनारे पर जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी वहां जाके समाप्त हो जाती है। इसलिए इसका विक्टोरिया झील की भी बात करेंगे हम। विक्टोरिया झील का निर्माण जो है जहां से नील नदी हमारी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, वह विक्टोरिया झील से निकलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे विक्टोरिया झील को लेकर। तो ये था हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों को लेकर। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरुस्थल, क्योंकि इसका पूरा पश्चिमी भाग है वो पूरा मरुस्थल है, पूरी भाग केवल यही जो भाग है यहाँ बारिश ज्यादा होती है, इसके पूरा पश्चिम में पूरा मरुस्थल है। यहाँ कौन सा मरुस्थल पाया जाता है हम उसकी बात करते हैं आगे कि किस तरह के जो है मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है। सेकंड बात करेंगे हम मरुस्थल की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में यदि हम बात करें तो यह पूरा जो पार्ट है यह पूरा एक तरह से मरुस्थलीय भाग है, और इस मरुस्थलीय भाग में मुख्यतः कौन कौन से मरुस्थल हैं। यदि इस पूरे मरुस्थल की बात करें तो इस पूरे मरुस्थल को कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। प्रश्न हमारा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का संबंध किससे है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का संबंध है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में छोटे छोटे अन्य एक मरुस्थल है, उनकी भी हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मरुस्थल आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यह है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। सेकंड मरुस्थल इसके उत्तर में है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट। इसके हम उत्तर में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यही हम इसके यहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा तनामी डेजर्ट, और वहां यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये सिम्पसन डेजर्ट। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा पश्चिमी भाग है यह पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ बारिश कम होने से ये पूरा भाग मरुस्थलीय भाग है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट है। और यहाँ इन्हीं के बीच में आप लोग हमने चर्चा की, इन्हीं के बीच में एक तो मैकडोनल्ड रेंज है और दूसरी जो है रोनाल्ड रेंज है, और उनके दोनों के बीच में आयर झील भी स्थित है। और इस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में एक पक्षी पाया जाता है, जैसे हमारे थार के मरुस्थल में घोड़ावड़ पाया जाता है, जिस तरह से हमारे थार के मरुस्थल में घोड़ावड़ पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो वहां पर जो शतुरमुर्ग नाम का पक्षी पाया जाता है, उसी तरह से हमारे जो है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहते हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है, एमू पक्षी। हमारा प्रश्न ये भी बन सकता है कि शतुरमुर्ग श्रेणी का जो है पक्षी एमू का संबंध किस मरुस्थल से है, तो वह ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये थार के मरुस्थल से पूछा जाएगा तो उसका आंसर देते हैं घोड़ावड़, और ये कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो हम कहते हैं शतुरमुर्ग जो है वह वहां पाया जाता है। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से जो है मुख्य मरुस्थल है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषता है एमू पक्षी। इसके साथ उसके बाद बात करते हैं अपन कि यहाँ प्रमुख कौन से घास के मैदान है, उनकी भी बात करते हैं। किम्बरले नदी नहीं है, किम्बरले का एक पठार है, वहां से एक नदी निकलती है विक्टोरिया नदी।
बाद हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख घास के मैदान को लेकर। देखिए ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः दो घास के मैदान पाए जाते हैं, एक तो उपोष्ण घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में उपोष्ण घास और शीतोष्ण घास, यहाँ दो प्रकार के यहाँ पर जो है मैदान पाए जाते हैं। अब इनकी स्थिति हम कहते हैं कि इसका पूरा पश्चिमी भाग है वह कैसा है, मरुस्थलीय। तो देखिए हम बात करेंगे कर्क रेखा की पहले कि कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है और यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और यहाँ हम बात करेंगे तो यह है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यह जो क्षेत्र है यह कहलाता है उपोष्ण। यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे वह सब हम मिलेंगे उपोष्ण घास के मैदान, उपोष्ण। और वहीं हम इस क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे वह मिलेंगे शीतोष्ण। और उपोष्ण घास के जो भी मैदान है, ये जो उपोष्ण घास के मैदान है इनको कहा जाता है सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान किसी भी महाद्वीप में यदि उपोष्ण घास का मैदान है तो वह सवाना घास का मैदान कहलाएगा। और वही हम शीतोष्ण घास के मैदान की जब हम बात करते हैं, यह जो भाग है यह शीतोष्ण घास का मैदान है, इसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स। ये बहुत बार पूछा जाता है कि डाउन्स क्या है, यह शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। वहीं जो है उपोष्ण घास के मैदान जो है सवाना। अब सवाना किसी भी महाद्वीप में उपोष्ण घास के मैदान दिया है तो उसका सदैव उत्तर होता है सवाना घास के मैदान। वहीं शीतोष्ण घास के मैदान की यदि बात करें तो ये अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पहले हम उनकी बात करेंगे कि कौन से महाद्वीप में इनको क्या कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में इसका क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए हम शीतोष्ण घास के मैदान की बात करते हैं कि कौन कौन से शीतोष्ण घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण घास के मैदान, यदि हम शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन से ही शुरू करते हैं। डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान, सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन्स। डाउन्स जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, यह पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यही बात हम दूसरी करते हैं वेल्ड की, तो वेल्ड जो पाए जाते हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तीसरी हम बात करेंगे वो करेंगे पंपास, यह पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। चौथा प्रेयरीज, यह पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। और पांचवा है स्टेपी, यह यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, वहां पर जो है यह स्टेपी के नाम से जाने जाता है। और यहां से कई बार प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि किसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि, इनको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि है तो ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि वह जो है डाउन्स कहते हैं, या ये लिखा जाता है यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान। और यह घास बहुत ज्यादा मुलायम घास के मैदान भी कई बार पूछा जाता है कि शीतोष्ण घास या ऑस्ट्रेलिया में मुलायम घास के मैदान क्या कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मुलायम घास के मैदान क्या कहते हैं डाउन्स, अफ्रीका में बेल्ट, दक्षिण अमेरिका में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज और यूरोप या यूरोप प्लस एशिया में यूरेशिया में कहते हैं स्टेपी, या कई जगह स्टेपीज भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है घास के मैदानों को लेकर हमारा प्रश्न पूछा जाता है और इसकी जो संज्ञा दी जाती है इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि, डाउन्स को कहा जाता है। और यहाँ बात हम लोगों ने एक और पढ़ी कि उपोष्ण घास के मैदान, यदि कहीं पर भी यह आ जाए कि उपोष्ण घास का मैदान है तो उपोष्ण घास के मैदान सदैव सवाना कहलाते हैं। उपोष्ण घास के मैदान सवाना घास के मैदान होते हैं, वहीं शीतोष्ण घास के मैदान के नाम अलग अलग पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि सवाना का मतलब है सवाना सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विस्तार होता है अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप का है और उपोष्ण घास के मैदान सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना, जिसके हमने कल डिस्कस भी किया था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कह रहे हैं कि जिसमें भी वर्ल्ड जो है विश्व का भूगोल, चाहे आईएस है चाहे वो आरएस है चाहे वो जिसमें भी विश्व भूगोल का यदि सिलेबस है उन सभी में यह प्रश्न आने की संभावना रहती है और सामान्यतः इन्हीं प्रश्नों को एक बार हर बार पूछा जाता है। यस, यूरोप में फुटीज है, फुटीज नहीं है, फुटीज कहा जाता है एक पर्टिकुलर जो है हंगरी देश है, यूरोप का एक देश है हंगरी, हंगरी में इसको कहा जाता है फुटीज। अब ये बात मान लेते हैं कहीं कहीं फुटीज, फुटीज भी शीतोष्ण घास के मैदान है, या हंगरी में पाया जाता है जो यूरोप का एक देश है हंगरी, हंगरी में उसको कहा जाता है फुटीज। हम बात करते हैं आगे कि घास के मैदान के बाद यहाँ की एक और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी बात करते हैं, जिसके प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, वह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी तट है, उत्तर पूर्वी तट पर एक विशेष संरचना पाई जाती है इस तरह की। यह संरचना कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ, या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। कहीं जगह इसको कहा जाता है पानी का बगीचा। अभी ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, और कई बार पूछा जाता है यह किस महाद्वीप से संबंधित है, तो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और यदि यह महासागर पूछा जाए तो हम लिखते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, हम उसकी बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन रीफ का तात्पर्य होता है भित्ति, बैरियर का मतलब होता है अवरोध। यह एक अवरोध भित्ति है जिसका निर्माण जो है सेलेंटो रोटा नामक पॉलिप
एक समुद्री जीव होता है। सेलेंटोरोटा नामक एक समुद्री जीव है जिसके जो है अवशेष होते हैं, सेलेंटोरोटा नामक जो पॉलिप है उसके जो अवशेष हड्डियां हैं या जो जीवाश्म है वह जीवाश्म जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं और इनके ऊपर दूसरा प्रवाल जमता जाता है, तीसरा प्रवाल जमता है और इस तरह से यहाँ एक जो है विशेष रूप से जो निर्माण एक चट्टान का निर्माण करते हैं और इसे कहा जाता है मूंगे की चट्टान। जो ये चट्टान बनती है उस चट्टान को कहा जाता है मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जो है जैव विविधता का क्षेत्र होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं तो ये जितने भी द्वीप है और मूंगे की चट्टान या इनको कहते हैं प्रवाल द्वीप, प्रवाल या कई जगह लिखा है कॉरल और कई जगह लिखा है एटॉल। तो विश्व के सबसे बड़े एटॉल का जो उदाहरण है वह है ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे बड़ा एटॉल। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो है हमारा लक्षद्वीप है वही एक जो है प्रवाल या कॉरल या एटॉल का उदाहरण है, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा जो है कॉरल है वह है ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरी तट पे पाया जाता है, पूरी प्रशांत महासागर का एक भाग है। तो ये इसी तरह से हमें ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है निम्न में से अवरोध भित्ति का उदाहरण है। तो अवरोध भित्ति कैसे कि यहाँ जो है चट्टान यहाँ से जितनी भी जो है महासागरीय धाराएं या आती है उसको एक तरह से रोकती है और रोककर इस क्षेत्र में एक शांत जल क्षेत्र का निर्माण करती है, शांत जल क्षेत्र का निर्माण करती है और यहाँ इस शांत जल क्षेत्र में जो है मत्स्य संग्रहण केंद्र का निर्माण होता है। यहाँ मत्स्य संग्रहण, यहाँ मछलियां बहुत शांत जल में रहती है और ये ऑस्ट्रेलिया का मत्स्य संग्रहण केंद्र भी है और एक लेंगून झील का उदाहरण भी माना जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक लेंगून का लवणीय झील का निर्माण होता है और ये शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ मछलियां बहुत ज्यादा रहती है, तो ये मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में भी होता है। मृत मुर्गे का रंग सफेद हो जाता है, इसलिए इसको हम आगे पर्यावरणीय समस्याओं के अंदर पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग भी हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको प्रवाल विरंजन के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के संबंध में करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो प्रवाल, तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है या ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किससे, या कई बार पूछा भी जा सकता है। वर्तमान में इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है एटॉल, विश्व के सबसे बड़े एटॉल का उदाहरण है या प्रवाल का या कोरल का उदाहरण कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। और भारत के संदर्भ में आता है तो हम कहते हैं लक्षद्वीप और हिंद महासागर के संबंध में आता है तो हम कहते हैं लक्षद्वीप और मालदीव। इसकी भी हमने बात की थी, अब इसके साथ ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी पवनें चलती है। हालांकि पवनें और चक्रवात को लेकर हम काफी पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन सामान्यतः जब हम किसी महाद्वीप की बात करते हैं तो उस महाद्वीप में कौन से चक्रवात आते हैं। तो यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो चक्रवात आते हैं वो उसको हम विली के नाम से जानते हैं, जो उपोष्णीय चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में आते हैं। ये चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी। सारगोसा सागर को हमने कई बार पढ़ चुके हैं। सारगोसा सागर घास का मैदान है जबकि यह प्रवाल क्षेत्र है और यह प्रश्न वगैरह से कई बार पूछा जा सकता है कि समुद्री जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है, समुद्री जैव विविधता। तो समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं या प्रवाल द्वीप। तो इस तरह से यह एक प्रवाल को लेकर प्रश्न हमारे सामने जो है मुख्य रूप से रहता है। चलिए हम बात करते हैं आगे कि यहाँ कौन से चक्रवात आते हैं, कौन-कौन सी जो है यहाँ जो है हवाएं या पवनें चलती है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए तो ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यह पूरा है पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और इसके पश्चिम में यह है हिंद महासागर और कर्क रेखा वह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की एक सतह है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से जो चक्रवात आते हैं वह हिंद महासागर से आते हैं जिनको कहा जाता है विली, जिसकी कल हम लोगों ने बात की थी विली को लेकर कि विली क्या है। तो विली यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होने के कारण को जो है जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है जो कि पश्चिम से जो है ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। यह भी हमारे एक प्रश्न की विली क्या है, तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आगे भी बात की जो कैरिबियन सागर में होते हैं तो उसको हम टॉर्नेडो कहते हैं और जो जापान सागर के आसपास शीतोष्ण आते हैं तो उसको हम टाइफून और उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो हम उनको हरिकेन के नाम से जानते हैं। गतिशील महाद्वीप की संख्या दी गई, हम उसकी बात में करेंगे। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि जो हम लोगों से पीछे रह जाए। हर एक महाद्वीप को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इनमें से ही हमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं आगे कि यहाँ कौन-कौन सी पवनें चलती है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से जो पवन है क्योंकि इसका पूरा पश्चिमी भाग, यहाँ पूरा पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है और मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ गर्म पवनें चलती है और यहाँ पर जो गर्म ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवनों को ब्रिक फिल्टर कहा जाता है। ब्रिक फिल्टर यह गर्म स्थानीय पवन का उदाहरण है, गर्म स्थानीय पवन है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है, जिसकी चर्चा हम पवनों के संदर्भ में भी की थी कि ब्रिक फिल्टर क्या एक गर्म स्थानीय पवन का उदाहरण है। और यहाँ जो है एक और विशेषता जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट जो है पूर्ण रूप से मरुस्थलीय, जिसकी बात हम लोगों ने पूरी चर्चा की थी, मैं उसकी भी बात करूंगा। यह पूरा जो भाग है, यह पूरा भाग है जिसको हमने संज्ञा दी थी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जिसको विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो प्रश्न हमारा यहाँ से जो बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है वो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय है, क्यों, इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है। तो देखिए जब हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की बात करें तो इसके लिए मुख्य रूप से दो उत्तरदायी कारण है, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दूसरा है वह है हमारे भारत या हिंद महासागर की जो ठंडी धारा जिसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग पूर्ण रूप से मरुस्थलीय बारिश नहीं होती, इसके लिए उत्तरदायी कारण है वह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, जिसकी चर्चा हमने हिंद महासागर की धाराओं के अंतर की थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा यहाँ हिंद महासागर की, हिंद महासागर में भी हम बात करें तो दक्षिणी हिंद महासागर की जो ठंडी धारा है, दक्षिण हिंद महासागर की जो ये दक्षिणी
दक्षिणी हिमालय ठंडी धारा जिसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं, इसकी वजह से इस क्षेत्र में जो इसका ये पश्चिमी तट है यहाँ पर बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होने के कारण ये पूरा भाग जो है क्या रहता है, मरुस्थलीय रहता है। दूसरा जो इसका कारण है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा भाग है वह है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों? देखिए जितनी भी पूर्व से पश्चिम की ओर ये हवाएं चलती है या हवाएं जैसी चलती है या इस पर्वत श्रृंखला से टकराकर जो है इसके पूरी क्षेत्र में ये वर्षा करती है, पूरे क्षेत्र में ये क्या करती है, वर्षा करती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र यह पूरा जो पार्ट जिसका हम चित्र अभी बना रहे हैं यह पार्ट है, यह एक वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करता है और ये पूरा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में आता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो भी बारिश होगी वो केवल इस भाग में होगी, इस क्षेत्र में पूरा शुष्क रहता है और ये दो प्रमुख कारण है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है बारिश या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होने के कारण यह शुष्क रहता है और इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ये कई बार हमारा प्रश्न महासागरीय धाराओं से जोड़ के पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछा जा सकता है और वह प्रश्न बनता है कि और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है पूर्ण रूप से मरुस्थलीय है या शुष्क प्रदेश की श्रेणी में, इसके लिए अधिकांश कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो हिंद महासागर में चलने वाली एक जो ठंडी धारा है। तो कई बार वो हमें नाम देगा, कई बार नाम नहीं देगा, वो लिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग शुष्क है, इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है कि हिंद महासागर ठंडी धाराएं जो है, दूसरा प्रशांत महासागर ठंडी धाराएं। किसी भी तरीके से हम लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो हमारा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि यह हिंद महासागर में जो ठंडी धारा चलती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, जिसको हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम्स ऐसे होते हैं, उन एग्जाम्स में हमें हिंट नहीं दिया जाता, केवल सीधा सा ये लिखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से शुष्कता की श्रेणी वाला। इसके लिए कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी धारा जिसको नाम दिया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया को लेकर। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी बात है सैंडल पीक की भी बात करेंगे कि सैंडल पीक कहां है। सैंडल पीक हमारे जो है भारत के अंडमान निकोबार में जो है वह उत्तरी अंडमान में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। उसकी बात हम भारत की बात करेंगे उसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है खनिजों की दृष्टि से भंडार है। ऑस्ट्रेलिया में खनिजों की दृष्टि से काफी चीजें निकलती है और कई खनिजों में विश्व में उसका एक प्रमुख स्थान भी है। तो उसकी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह, ये सही है क्योंकि सबसे सिडनी जो है ये यहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा शहर है जो न्यू साउथ वेल्स जो बना हुआ है इसका सबसे बड़ा शहर है। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन से खनिज कहां-कहां पाए जाते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे प्रमुख खनिज है हम पहले उसकी बात करेंगे वह है बॉक्साइट नामक स्थान से, वाइपा क्षेत्र में बॉक्सा नामक स्थान है। बॉक्सा नामक स्थान से एल्यूमिनियम के भंडार मिले हैं जिसके कारण ही एल्यूमिनियम का नाम बॉक्साइट है। तो देखिए हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज में यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख खनिजों को लेकर प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है वाइपा क्षेत्र। वाइपा क्षेत्र कई जगह लिखा जाता है वीपा क्षेत्र, दोनों एक ही चीज है, वाइपा क्षेत्र या वीपा क्षेत्र। यह क्षेत्र बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट बॉक्साइट क्योंकि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिसे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था और प्रश्न पूछा गया था कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। और यह एक और प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा गया था कि विश्व में सबसे ज्यादा या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। पृथ्वी पर की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु वह है एल्यूमिनियम। कारण क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यदि हम बात करें पृथ्वी की इस तरह की संरचना है 1 2 3, ऊपरी परत है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जिसको हम बोलते हैं सियाल। इसलिए सिलिका वह है अधातु और एल्यूमिनियम है वह धातु। तो प्रश्न कई बार हम लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था और अभी हाल ही में यह प्रश्न एचए में भी पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम धरातल पर। यदि पृथ्वी में कहा जाता है गर्त में, पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, क्योंकि ये जो नीचे वाली परत है यह निकल प्लस फेरस जिसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। नीफे निकल प्लस फेरस। पृथ्वी में जो कहा जाए तो नीफे यानी लोहा पाया जाता है, पृथ्वी पर पूछा जाए तो सियाल यानी एल्यूमिनियम पाया जाता है। प्रश्न कई बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है। और विश्व में सबसे पहले जो है वाइपा क्षेत्र में एक नाम स्थान है बॉक्सा। वाइपा क्षेत्र में एक बॉक्सा नामक स्थान है। इस क्षेत्र से सबसे पहले एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज की गई थी, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा, और इसीलिए एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट कहलाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम के भंडार वह वाइपा क्षेत्र में है ऑस्ट्रेलिया। जबकि सबसे ज्यादा वर्तमान में जो एल्यूमिनियम है बॉक्साइट निकाला जाता है वो चीन में निकाला जाता है। सबसे ज्यादा जो है उत्पादन की बात करें तो चीन और भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। इससे हमारे यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो बनता है इसको लेके सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है चीन में, और चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है बॉक्साइट को लेकर। दूसरी बात करते हैं यहाँ का एक और प्रमुख खनिज है, हम उसकी बात करेंगे लोहा अयस्क की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोहा अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा की खान यहाँ लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें भारत में तो भारत में सबसे बड़ा जो उद्योग है वह लोहा अयस्क उद्योग है। वहीं हम बात करें लोहा अयस्क के लिए तो लोहा अयस्क सबसे ज्यादा जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा क्षेत्र में निकलता है, पिलबरे की खान के नाम से। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग जो एकदम सेंटर पॉइंट है यहाँ से, जिसको कहा जाता है एलिस स्प्रिंग क्षेत्र, यहाँ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है निकलते एलिंग स्प्रिंग क्षेत्र जो है मध्य ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं। और वहीं हम बात करते हैं कि यहाँ का एक और क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है जिसको बोलते हैं ब्रोकन हिल्स सीसा, जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और सामान्यतः हम लोग जानते हैं सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं। और विश्व जो है ब्रोकन हिल्स क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया का है वह सीसे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो है स्वर्ण के भी भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और स्वर्ण के भंडार क्षेत्र की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्वर्ण के भंडार है वह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण भंडार की खानें हैं, हम उनकी बात करेंगे। ऊपर वाली जो खान है ये कहलाती है काल गोल्डे की खान, और दूसरी है ऊपर वाली काल बुर्ली और दूसरी है काल कार्डी। ये दोनों खाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में ये दोनों खाने सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने या जिसे कहते हैं स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार के लिए। और वर्तमान में स्वर्ण भंडार में उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा सोना जो निकाल उत्पादन होता है चाइना में, जबकि विश्व में सबसे बड़ी जो खान है वह जोहान्सबर्ग की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। भंडार की दृष्टि से आता है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना, चाइना के बाद जो वर्तमान हो रहा है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके लिए दो खाने प्रसिद्ध है, एक तो कालगोडी की खान और दूसरी कालगाड़ी की खान, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में स्थित है। तो ये भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि चार खानों के नाम दे, या स्वर्ण खाने या खनिज के लिए या सोने के लिए प्रसिद्ध खाने कौन सी ऑस्ट्रेलिया की, तो कालगोडी और कालगाड़ी की खान है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख्य रूप से इनकी, इसके अलावा यहाँ से जो है कोयला भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, यूरेनियम भी निकलता है, और यहाँ एक विशेष प्रकार का लाल हीरा, जिस तरह से हम हीरे के लिए किमबरली की खानों को जानते हैं उसी तरह से लाल हीरा भी निकलता है, वो ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। उसके लिए ऑर्गले की खान प्रसिद्ध है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा आपको। इस पहले इनकी आप चर्चा की है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी कैथरीन क्षेत्र है पूरा पूरा जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, जबकि हम यदि उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है कनाडा में। और आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान सरकार ने जो है कनाडा के साथ यूरेनियम को लेकर समझौता किया था, और भारत 4 देशों से जो है यूरेनियम खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कजाकिस्तान और चौथा है कनाडा से। तो कहीं कहीं हमारा यूरेनियम को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। दूसरी हम बात करें, यहाँ से जो है वो कोयला निकलता है। कोयले के लिए रॉकहैम्पटन क्षेत्र या रॉकहैम्पटन की खान जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हीरे की बात करें तो हीरे के लिए ऑर्गले की खान प्रसिद्ध है, जो कि लाल हीरे के लिए प्रसिद्ध है, लाल हीरा निकलता है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया के खनिजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम खनिजों की बात करते हैं तो उनमें हमारा जो आता है, एक तो आता है सोना, एक आता है बॉक्साइट, तीसरा जो आता है एलिंग स्प्रे, जो कि पेट्रोलियम, वर्तमान में पेट्रोलियम को लेकर विश्व में कहीं जो है एक जो है तनाव सा बना हुआ है विभिन्न देशों के बीच में। तो कहीं पेट्रोलियम क्षेत्र के रूप में पूछा जा सकता है। तो यदि हम यूरोप में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एलिंग स्प्रे, हम भारत में बात करते हैं तो हम बॉम्बे हाई की बात करते हैं, हम रूस में बात करते हैं तो सखालिन द्वीप की बात हम लोगों ने की थी, वह भी जो है पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्रों में आता है। तो कहीं हमारा जो है प्रश्न जो है इसके बाद हमारी एक जो की एक विशेष बात जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी भी हम चर्चा करें कि